हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ड्रग्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाले ड्रग्स। ओके, सो सब लोग हेडिंग लगा लेंगे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले ड्रग्स। ओके, सो द ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पहले देखेंगे कि ड्रग्स फॉर द कफ। ओके, सो कफ, व्हाट इज कफ? Cough is nothing but a protective reflex reply of our body, okay, which is act as like a defense mechanism. Okay, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी की। ओके, फॉर एग्जांपल एक स्टिमुलाई है, कफ के अंदर एक स्टिमुलाई है। अगर हमारी बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर कोई स्टिमुलस या कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है, ओके, सो it is triggers our respiratory system। ओके, तो इससे क्या होता है, हमारे कफ रिसेप्टर ट्रिगर हो जाते हैं। ओके, जो कफ रिसेप्टर कहां पे है, तो हमारी इपिग्लोटिस पर, लैरिंग्स पर, ट्रकिया पर, ब्रोंकाई पर और टॉन्सिल्स पर हमारे कफ रिसेप्टर्स है। नाउ अब ये कफ रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी वेगस नर्व को, ओके, जो कि एफरेंट नर्व है, उसको स्टिम्युलेट करते हैं। ओके, जैसे ही कफ रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो वेगस नर्व ट्रिगर हो जाती है। ओके, और ये वेगस नर्व हमारी जो मेडुला है, दैट इज ए कफ सेंटर। ओके, कफ सेंटर भी है। तो मेडुला में क्या होता है, मेडुला से हमारा एक फोर्सफुल एक्सपायरेटरी एफर्ट आता है, एक फोर्सफुल एक्सपायरेटरी एफर्ट आता है। ओके, और जिसको हम कफिंग कहते हैं। ओके, तो इट इज ए पर्पसफुल डिस्क्लोज ऑफ एन इरिटेंट फ्रॉम द एयरवे। क्लियर है, समझ में आया कफिंग कैसे होती है? पहले एक हमें स्टिमुलाई मिलता है, ओके, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल जब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आता है। ओके, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आता है तो हमारी एक जो कफ रिसेप्टर है, जो कि लैरिंग्स, इपिग्लोटिस, ट्रकिया, ब्रोंकाई और टॉन्सिल्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो कफ रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्रिगर करते हैं हमारी एफरेंट नर्व, दैट इज वेगस नर्व को, जो कि मेडुला के अंदर, ब्रेन में मेडुला के अंदर जाके सप्लाई करती है। ओके, और ये मेडुला क्या करता है, फिर एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन प्रोवाइड करता है। ओके, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से क्या होगा, हमारी जो लंग्स कैविटी है, ओके, या थोरेसिक कैविटी है, उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये जो फॉरेन पार्टिकल है, ये फॉरेन पार्टिकल एक्सपायर आउट हो जाएगा। ओके, एक पर्पसफुल डिसलॉज हो जाएगा। क्लियर सबको? ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज ए कफ रिफ्लेक्स। नाउ कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इट इज हैविंग टू टाइप्स। ओके, कफ दो प्रकार का होता है। वन इज योर यूजफुल और ए प्रोडक्टिव कफ और अ वेट कप। ओके, तो एक होता है प्रोडक्टिव कप, जिसको हम वेट कप कहते हैं, एंड यूजलेस, दैट इज नॉन प्रोडक्टिव एंड ए ड्राई कप। ओके, नॉन प्रोडक्टिव और ड्राई कप। सो ड्रग्स यूज फॉर द कफ। कफ के लिए कौन से ड्रग्स यूज करेंगे? तो पहले हम करते हैं फेरिंजियल डिम्यूल्सेंट। ओके, फेरिंजियल डिम्यूल्सेंट, व्हाट इज मीन बाय डिम्यूल्सेंट? डिम्यूल्सेंट मतलब सॉफ्ट करने वाले या सूदन करने वाले। ओके, मतलब कि जो फेरिंग्स हमारा ड्राई हुआ है उसको सॉफ्ट या सूदन करेंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिम्यूल्सेंट। ओके, सो दे सूद द थ्रोट। ओके, दे सूद द थ्रोट, हमारी थ्रोट को सॉफ्ट कर देते हैं, सूद कर देते हैं। ओके, विच कैन रिलीव्स द फ्रॉम द कफ। ओके, विच इज अ सिम्टोमेटिक रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आता है, जैसे लोजेंजेस, हम स्ट्रेप्सिल वगैरह खाते हैं। ओके, स्ट्रेप्सिल वगैरह खाते हैं। व्हाट इज दिस स्ट्रेप्सिल? इट इज नथिंग बट ए फेरिंजियल डिम्यूल्सेंट। ओके, जो हमारी फेरिंग्स को क्या करती है, डिम्यूल्सेंट करती है, सूद करती है। ओके, ग्लिसरीन या कफ ड्रॉप भी आते हैं। नेक्स्ट हमारे कफ के लिए ड्रग्स आते हैं एक्सपेक्टोरेंट। ओके, जो हमारी म्यूकोकाइनेटिक ड्रग बोलते हैं, म्यूकोकाइनेटिक। म्यूको मतलब म्यूकस, काइनेटिक मतलब मूव करने वाले। ओके, मूव करने वाले। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, जो हमारा म्यूकस है उसको बाहर की तरफ प्रोपेल्ड आउट करते हैं, बाहर की तरफ प्रोपेल्ड आउट मतलब बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक ड्रग। ओके, सो दे एक्सपेल्ड आउट द कफ बाय इंक्रीज ऑफ and decrease the, okay, not increase the bronchial secretion. Okay,
they decrease the bronchial secretion and reduce the viscosity. Okay, very important one, reduce the viscosity. Okay, ये जो कफ है, ये आपने देखा होगा जो पेशेंट का कफ होता है वो बहुत स्टिकी होता है। ओके, तो इसकी विस्कोसिटी कम कर देते हैं। ओके, यूजफुल इन द प्रोटेक्टिव एंड वेट कफ एक्सपेक्टोरेंट। ओके, अब इसमें ड्रग्स आते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ओके, वसाका, ओके, ग्वाइफेनेसिन, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, दीज ऑल आर द सॉरी, ये जो तीन है ग्वाइफेनेसिन, ब्रोमहेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सोल, दिस इज म्यूकोलाइटिक। ओके, दो प्रकार के ड्रग है, देखिए एक्सपेक्टोरेंट में दो प्रकार के ड्रग है, वन इज योर म्यूकोकाइनेटिक ड्रग, दूसरा है म्यूकोलाइटिक ड्रग। म्यूकोलाइटिक ड्रग जो कि म्यूकस का ब्रेक डाउन करते हैं, म्यूकस का ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, मतलब इस म्यूकस को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर ये थिक का एक बल्क म्यूकस है तो उसको रिमूव करने के लिए उसको पहले ब्रेक डाउन करना होगा, तो और ब्रेक डाउन करने के बाद म्यूकोकाइनेटिक की एक्शन स्टार्ट हो जाएगी और उसको एक्सपेल्ड आउट या प्रोपेल्ड आउट कर देगा। ओके, नेक्स्ट एंटीटूसिव ड्रग, एंटीटूसिव, ओके, दैट इज कप सेंटर सप्रेसेंट। कौन सा है कप सेंटर? मेडुला है, ब्रेन के अंदर मेडुला कप सेंटर है। ओके, तो एंटीटूसिव क्या करते हैं, इस कप सेंटर को सप्रेस कर देते हैं। तो क्या होगा, एक आपकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन पार्टिकल ने कफ रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया, कफ रिसेप्टर ने एफरंट नर्व वेगस को ट्रिगर करके एक सिग्नल वेगस नर्व में मेडुला तक पहुंचा दिया। ओके, बट जैसे ही हम एंटीट्यूसिव मेडिसिन लेते हैं तो कफ रिसेप्टर या जो कफ सेंटर है हमारा, वो कफ सेंटर ऑलरेडी डिप्रेस है, तो ये हमारा इफरंट जो रिफ्लेक्स है या हम बोल सकते हैं फीडबैक, वो नहीं दे पाएगा। ओके, अगर फीडबैक नहीं दे पाएगा तो हमें कफ नहीं आएगा। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कफ। ओके, तो हम क्या करते हैं, कफ सप्रेसेंट ड्रग देते हैं। तो कफ सप्रेशन ड्रग्स आर वेरी यूजफुल इन द नॉन प्रोडक्टिव कफ। कभी भी कफ सप्रेशन ड्रग प्रोडक्टिव कफ या वेट कफ में जिसमें म्यूकस आ रहा है ऐसे पेशेंट में नहीं देना है। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए प्रोडक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव डिफेक्ट हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर ये म्यूकस हमने बाहर नहीं निकाला तो इट कैन कॉज इन्फेक्शन टू अवर लंग्स। ओके, तो लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांसेस है। ओके, नाउ ओनली वी आर सपोज टू गिव द एंटीटूसिव ड्रग फॉर द ड्राई कफ ओनली। फॉर एग्जांपल, ओके, कोडीन, डेक्समेथोर्फन, प्रोमेथाजिन, क्लोरफिनारामाइन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन। ओके, सो ये जो है ये सारे आपके एंटीटूसिव ड्रग है जो कि कफ सप्रेसेंट करते हैं। ओके, एंड दे कैन कॉज ए सिडेशन। ओके, ये ड्रग्स जो है वो सिडेशन कॉज करते हैं। ओके, तो जब भी ऐसे कोई मेडिसिन पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, एज ए नर्स हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पेशेंट को कोई भी स्किलफुल टास्क करने के लिए मना करना है। ओके, नेक्स्ट इज एन एडजुवेंट एंटीटूसिव। एडजुवेंट मतलब कि सेकेंडरी एक्शन उसकी एंटीटूसिव होगी, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर। ओके, ब्रोंकोडायलेटर जो कि ब्रोंकोस को डायलेट करेंगे। क्यों डायलेट करेंगे? क्योंकि सर ये कफ की वजह से थोड़ी हमारी ब्रोंकस भी नैरो हो गई है। ओके, जो पाइप का डायमीटर है वो छोटा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, साल्ब्यूटामोल या टर्ब्यूटालिन सल्फेट जो है वो दे देंगे ताकि हमारा ब्रोंकस डायलेट हो जाए। नेक्स्ट, ड्रग्स फॉर द ब्रोंकाइल अस्थमा। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, ड्रग्स फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा, हेडिंग लगा लेंगे सब लोग। asthma. So asthma, it's a breathing difficulty due to congestion of respiratory airway, that is because of bronchoconstriction. Okay, and increase respiratory secretion and inflammation in the respiratory airway, that is called as a asthma. Okay, तीन सिम्टम बताए हैं, तीन सिम्टम कौन से? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन और एक कंजेशन, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ओके, दिस इज ए ट्राइड ऑफ अस्थमा। ओके, कंजेशन, सिक्रीशन और इन्फ्लेमेशन। ओके, ये तीन साइन है अस्थमा के। सो अस्थमा इट्स ए एलर्जिक रिएक्शन। ओके, एलर्जिक रिएक्शन और ए हाइपर एक्टिविटी। ओके, वी कैन से ए हाइपर एक्टिव ब्रोंकस,
हाइपर एक्टिव ब्रोंकस को हम अस्थमा कहेंगे, क्योंकि ये हाइपर एक्टिव ब्रोंकस होने की वजह से क्या करेगा, ये सिक्रीशंस को बढ़ाएगा। ओके, सो ट्रीटमेंट फॉर द अस्थमा, ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग देंगे जो हमने पहले बताया, साल्ब्यूटामोल या टर्ब्यूटालिन। और सिक्रीशन कम करने के लिए, सिक्रीशन कम करने के लिए हम एंटी म्यूकोलाइटिक या फिर एंटी टूसिव ड्रग देंगे एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। So bronchodilator which dilate the bronchi. Okay, so sympathomimetic ड्रग देने हैं। ओके, sympathomimetic जैसे एड्रेनालिन, ओके, जैसे साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन या सालमेट्रोल बीटा 2 अगोनिस्ट हमें देना है। नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक। ओके, जब मैंने बताया था कोलिनर्जिक, ओके, ये जो कोलिनर्जिक क्या करते हैं, सारी ब्रोंकाइल सिक्रीशन बढ़ाते हैं, सारी बॉडी की सिक्रीशंस बढ़ाते हैं। ओके, कोलिनर्जिक हमारे सिंपैथेटिक ड्रग्स में आते हैं। ओके, सिंपैथेटिक में आते हैं। ओके, तो ये सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं। एंटीकोलिनर्जिक क्या करेंगे, सिक्रीशंस को कम कर देंगे, सारे बॉडी के सिक्रीशंस को। ओके, सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इंक्लूड एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट या फिर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि ब्यूडेकॉर्ट है। ओके, ब्यूडेकॉर्ट है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये आपका यूजफुल होगा। नेक्स्ट थियोफाइलिन या इटोफाइलिन भी देते हैं। ओके, थियोफाइलिन या इटोफाइलिन। नेक्स्ट एंटी इंफ्लेमेटरी, स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, क्योंकि सर ये अस्थमा जो है वो आपका एक एलर्जिक रिएक्शन है, तो इस एलर्जिक रिएक्शन को हमें सप्रेस करना है, हमें सप्रेस करना है, तो हम एंटी इंफ्लेमेटरी, स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेशन ड्रग प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो इट इंक्लूड्स डिक्रीज द ब्रोंकाइल hyperactivity and the inflammation. For example, hydrocortisone, fluticasone, budesonide और beclomethasone. ओके, ये जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं एज एंटी इंफ्लेमेटरी, स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेशन ड्रग। नेक्स्ट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ओके, अब इसकी एक्शन एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं पता है। ओके, बट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओमलिजुमैब। ओके, ये ड्रग्स हम देते हैं एज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन द अस्थमा। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाले ड्रग्स, हेडिंग लगा लेना। सो फर्स्ट इंक्लूड्स सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ओके, पहले हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ड्रग्स देखे थे, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स हमने देखे हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पहले ड्रग्स है सिडेटिव और हिप्नोटिक्स। सो सिडेशन मतलब क्या है? ओके, सिडेशन और हिप्नोटिक्स ये दो थोड़ी अलग टर्मिनोलॉजी है। सिडेशन मतलब कि we need to calm down the body, okay, only calm down the body but not induce the sleep. okay, तो जैसे कि हम सिडेटिव ड्रग यूज करते हैं सक्सिनाइल कोलिन। सो सक्सिनाइल कोलिन क्या करता है, हमारी बॉडी को काम करता है, मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करता है, ओके, बट इंड्यूस नहीं करता है स्लीप को, पेशेंट अवेक होता है। ओके, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन पीरियड हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए होता है relaxation. Okay, so that time we use the we calm down the body. Okay, whereas hypnotics it induce and maintain the sleep. Okay, जिस पेशेंट में स्लीप का प्रॉब्लम है तो उसमें हम hypnotic drugs देते हैं। Okay, so both the hypnotics both depress the CNS and on the low dose and act as a sedative on a high dose. Okay, तो क्या करता है hypnotic drug? लो डोज में आपका सीएनएस डिप्रेशन करता है, हाई डोज में हिप्नोटिक की एक्शन, ओके, सिडेटिव एक्शन करता है। ओके, ड्रग्स कौन से आते हैं? तो वन इज योर बार्बिचुरेट एंड दूसरा आता है बेंजोडाइजिपिन्स। ओके, हिप्नोटिक्स के अंदर, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंदर। ओके, सो बार्बिचुरेट, हैविंग लो थेराप्यूटिक इंडेक्स सो हायर द टॉक्सिसिटी। ओके, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्शन जो है वेरी स्पेसिफिक है। ओके, वेरी स्पेसिफिक एक्शन है बट टॉक्सिसिटी ज्यादा है। ओके, टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट ज्यादा है। ओके, जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट। ओके,
वन इज योर फिनोबार्बिटोन, एज एन एंटी इपिलेप्टिक हम यूज करते हैं। दूसरा शॉर्ट एक्टिंग, ओके, सो शॉर्ट एक्टिंग पेंटोबार्बिटोन, ओके, पेंटोबार्बिटोन। नेक्स्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटोल सोडियम, ओके, जनरल एनेस्थेसिया में ड्यूरिंग इंटुबेशन हम देते हैं थायो, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन हम देते हैं थायो, इट विच इज ए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, बहुत मतलब 3 से 5 मिनट तक शायद इसकी एक्शन होती है, ओके, एंड विच इज यूज फॉर ड्यूरिंग द जनरल एनेस्थेसिया। नेक्स्ट आता है हमारा सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में बेंजोडाइजिपिन्स, ओके, बेंजोडाइजिपिन्स। So benzodiazepines having the wider therapeutic index but having the lesser toxicity, okay, wider therapeutic index and less toxicity, तो हम benzodiazepines ज्यादा यूज करते हैं, okay, तो for example flumazenil, okay, that can be used on overdose so that they are safer than the barbiturate. फॉर एग्जाम्पल डाइजिपाम, अल्प्राजोलाम, ओके, नींद के लिए देते हैं अल्प्राजोलाम, क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम एंड नाइट्राजिपाम, ओके, सो ये जो सारे पाम्स है, ओके, ये जो सारे पाम हैं, ये सारे पाम आपके बेंजोडाइजिपिन है, ओके, डाइजिपाम, अल्प्राजोलाम, क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम एंड नाइट्राजिपाम। सो यूजेस ऑफ बेंजोडाइजिपिन एज एन एंटी एंजाइटी, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वर्जेंट, ओके, कन्वर्जन में भी हम देते हैं, एंटी साइकोटिक, ओके, क्योंकि अगर पेशेंट मेनिया का है तो माइल्ड मेनिया है तो हम देंगे, जनरल एनेस्थेटिक्स में देंगे एंड मसल रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट है ड्रग्स फॉर एंटी पार्किंसोनिज्म, ओके, या फिर एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग। पार्किंसन क्या है? पार्किंसन इज नथिंग बट ए डोपामिनर्जिक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, या फिर जो बॉडी में डोपामीन है उसका जो रिसेप्टर एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, ओके, जैसे हमारा डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन या तो कम होगा या फिर उसके जो रिसेप्टर है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारा पार्किंसन क्या है? एक जिसमें डोपामीन की लेवल कम हो जाती है या फिर डोपामीन के जो रिसेप्टर है उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। Clear? Okay. Now, in the case of Parkinsonism, there are basically 4 important symptoms of the Parkinsonism. Okay. One is your rigidity. दूसरा है आपका ट्रिमर। तीसरा है ब्रैडीकाइनेस्थेसिया, मतलब डिक्रीज मसल मूवमेंट। पेशेंट क्या करेगा? बहुत छोटे छोटे कदम डालेगा, ओके, बहुत छोटे छोटे कदम चलेगा, ओके, जैसे यहां पे दिखाया है। एंड देयर इज एन पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, ओके, पेशेंट खड़ा प्रॉपरली नहीं रह पाएगा। और एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिन रोलिंग ट्रिमर। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, इंपॉर्टेंट है, कृपया लिख लीजिए, पिन रोलिंग ट्रिमर, ओके, जैसे हम पैसा गिनते हैं, ओके, तो इस तरह का कुछ पेशेंट के हाथों में आपको साइन दिखेगा पार्किंसन के पेशेंट में, ओके, दैट इज पिन रोलिंग ट्रिमर आपको दिखेंगे। Okay, so drugs that used to treat for the Parkinson disease is called as anti-Parkinson drug. So Parkinson disease, it's an extrapyramidal disorder associated with the rigidity, tremor, bradykinesthesia and motor incoordination. Okay, these are the 4 important symptoms of Parkinson disease. Okay, next, what are the causes for the Parkinson? There is a decreased dopamine, ओके, और इंक्रीज असिटाइल कोलिन, ओके, या तो डिक्रीज डोपामिन हो गया। असिटाइल कोलिन क्या करता है? असिटाइल कोलिन क्या करता है? हमारे ट्रिमर कॉज करता है, ओके, ट्रिमर कॉज करता है, ओके, तो या तो डोपामिन कम हो गया या फिर असिटाइल कोलिन बढ़ गया है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट फॉर द एंटी पार्किंसोनिज्म, ओके, सो वी इंक्रीज द डोपामिन लेवल बाय गिविंग ए dopaminergic drug and we decrease the acetylcholine by the anticholinergic drug. So drugs used in the Parkinson disease that increase the dopaminic activity, that is levodopa plus carbidopa, combination में हम देते हैं levodopa plus carbidopa। नेक्स्ट हम अमांटिडिन देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन या सिलेगिलिन हम ड्रग देते हैं, okay. Next, the drugs which decrease the cholinergic activity, okay, so that includes
orphandrin and biperidine, okay, which used to control the rigidity and tremors. Next, adverse effect of these drugs. So adverse effect can be psychosis, क्योंकि डोपामीन एसिटाइल कोलिन कम कर रहा है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा कि जब पेशेंट में लीवोडोपा दे रहे हैं, ओके, जब पेशेंट में लीवोडोपा दे रहे हैं तो ऐसे पेशेंट में एज अ नर्स हमें क्या रेस्पॉन्स चेक करना होगा। तो अगर पेशेंट का टेस्ट सेंसेशन कम हो गया है तो विच इज ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना एंटी साइकोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट ड्रग्स है हमारे एंटी साइकोटिक्स। सो ड्रग used to treat of the psychosis. Okay, so psychosis is nothing but a severe psychiatric illness in which there is a distortion of the thought, behavior, misinterpretation, misperception, misevaluation and unable to meet the ordinary demand of life. Okay, या फिर social needs जो है वो complete नहीं कर पाएगा। Okay, that is called as a psychosis. Okay, various neurosis किसको कहते हैं? तो न्यूरोसिस इट इज नथिंग बट ए बायोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन। ओके, जिसमें कुछ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगा, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होंगे। वेरियस साइकोसिस में आपके थॉट, बिहेवियर, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इवेल्युएशन और जो सोशल लाइफ से कोप अप नहीं कर पाना, दैट इज कॉल्ड एज साइकोसिस। टाइप्स, so types of psychosis, in that there is a cognitive disorder, that is dementia, and a functional disorder. Okay, तो functional disorder में जैसे हमारे schizophrenia आता है, affective disorder and neurotic disorder आते हैं। causes of psychosis that increase the dopamine level, okay, dopamine level, 5-HT level and decrease of acetylcholine level. okay, अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर साइकोसिस के ये तीन कॉजेस है, वन इज योर इंक्रीज डोपामिन, दूसरा HT इंक्रीज हो गया, दैट इज हाइड्रोक्सीट्रिप्टाइलिन, ओके, एंड योर एसिटाइलकोलिन इज डिक्रीज। ओके, तो हमें ड्रग्स कौन से चाहिए जो डोपामिन की लेवल और 5-HT की लेवल कम कर देगा और एसिटाइलकोलिन की लेवल बढ़ा देगा, ऐसे ड्रग्स हमें चाहिए। तो साइकोटिक, जो साइकोटिक ड्रग है वो दो भागों में डिवाइड होते हैं। वन इज योर फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक एंड दूसरा है सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक। ओके, फर्स्ट जनरेशन वाले एंटी साइकोटिक को हम टिपिकल एंटी साइकोटिक कहते हैं, वेरियस सेकंड जनरेशन वाले एंटी साइकोटिक को हम अटिपिकल एंटी साइकोटिक्स कहते हैं। ओके, अब ये दोनों का डिफरेंस क्या है? ओके, इसमें आपको एक तो ड्रग्स पूछा जाता है, दूसरा आपको इसके अंदर जो ईपीएस वाले सिम्टम्स है, ओके, कौन से इसमें ज्यादा है ये पूछा जाएगा। ओके, तो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो समझ लेते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो जो फर्स्ट जनरेशन या टिपिकल या फिर हम इसको क्लासिकल भी बोल सकते हैं, ओके, क्लासिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो जो टिपिकल या क्लासिकल एंटीसाइकोटिक है फर्स्ट जनरेशन वाले, दैट इज हैविंग ए वेरी लिमिटेड एक्टिविटी, दे ओनली ब्लॉक द D2 रिसेप्टर। ओके, D2 रिसेप्टर। ओके, वाई D2 रिसेप्टर और क्या होता है ये D2 रिसेप्टर? मान लीजिए ये आपकी एक नर्व है, ओके, ये एक नर्व है और यहां पे आपके सारे D2 रिसेप्टर है। ओके, सारे D रिसेप्टर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 प्रकार के D रिसेप्टर होते हैं। ओके, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। ओके, अब एक डोपामिनर्जिक रिसेप्टर आपका यहां पे आ गया है। ओके, वन डोपामिनर्जिक रिसेप्टर यहां से आपका इधर तक आ गया है। अब इसने पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में अपना एक्शन कर लिया। ओके, और क्या होता है फिर फीडबैक के द्वारा ये फिर से वापस अपनी जगह पर चले जाता है। ओके, बट अभी क्या हो रहा है, हम ऐसे कुछ ड्रग देंगे ताकि ये जो रिटर्न वाला फीडबैक है या ये रिफ्लेक्स आर्क है,
ये रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट ना हो पाए, मतलब ये डोपामीन जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही रह जाए। ओके, ऐसे कुछ ड्रग देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग कहते हैं। अब क्या होगा, अगर ये डोपामीन इधर ज्यादा हो गया या पोस्ट सिनेप्टिक में ज्यादा हो गया तो हमारे पार्किंसन के सिम्टम्स कम होंगे या नहीं होंगे? कम हो जाएंगे। ओके, तो ये है हमारे डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज D2 रिसेप्टर ब्लॉकर विच इज ए फर्स्ट जनरेशन या प्राइमरी या फिर हम कह सकते हैं क्लासिकल एंटीसाइकोटिक का एक्शन होता है। ओके, बट जो अभी नए जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है या अटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो है, उनकी थोड़ी वाइड रेंज ऑफ एक्शन है, वाइड रेंज ऑफ एक्शन है। हमारे 3 प्रॉब्लम थे, एक तो डोपामीन लेवल ज्यादा हो गई है, सॉरी कम हो गई है, दूसरा आपका डोपामीन की लेवल इंक्रीज हो गई है, 5-HT की लेवल इंक्रीज हो गई है। ओके, तो हमें और एसिटाइल कोलिन की लेवल डिक्रीज हो गई थी। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले दोनों की लेवल कम करनी है और एसिटाइल कोलिन की लेवल बढ़ानी है। ओके, क्लियर है? तो ये तीनों वाइड रेंज ऑफ एक्शन हमारी अटिपिकल एंटीसाइकोटिक में है। ओके, ये अटिपिकल एंटीसाइकोटिक D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी है, 5-HT2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी है। ओके, और आपके माइल्ड एक्शन एसिटाइल कोलिन की ब्लॉकर भी है। क्लियर? सबको क्लियर है? तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो हेलोपेरिडोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। हेलोपेरिडोल इज द एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक। हेलोपेरिडोल इज ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक। ओके, ये एक क्वेश्चन कई बार रिपीटेड पूछा है। दूसरा क्लोजिपाइन। ओके, क्लोजिपाइन विच इज ए अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कई बार रिपीटेड एग्जाम में है। ओके, क्लियर सबको? तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा याद रख लेना, हेलोपेरिडोल टिपिकल है, क्लोजिपाइन अटिपिकल है। ओके, नेक्स्ट EPS के बारे में। ओके, तो जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स है उनके अंदर देयर आर मोर लाइकली, ओके मोर लाइकली, क्योंकि इसमें ज्यादा EPS के सिम्टम्स दिखते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में 5 सिम्टम बताए थे, दैट इज 1 योर डिस्टोनिया, अकस्थेसिया, स्यूडो पार्किंसनिज्म, टार्डिव डिस्काइनेस्थेसिया एंड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये 5 सिम्टम आपके EPS में बताए थे। ओके, तो EPS के जो सिम्टम है वो फर्स्ट जनरेशन में ज्यादा है, वेरियस सेकंड जनरेशन में विच इज लेस likely to occur the EPS symptoms. Clear? Okay, next is an metabolic abnormalities. Metabolic abnormality. तो metabolic abnormality is having less likely to have metabolic abnormality in the first generation. Okay, but in the second generation there are more metabolic abnormalities. जैसे कि क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगी, लिपिड लेवल बढ़ जाएगी, मतलब कोलेस्टेरॉल बढ़ेगा और पेशेंट का वेट गेन होगा। तो आपने देखा होगा जो पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहे हैं वो बहुत मोटे मोटे पेशेंट होते हैं। ओके, होते हैं ना? ओके, और उनके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? तो एज अ नर्स जब पेशेंट कोई अटिपिकल एंटीसाइकोटिक पर है तो 3 चीजें मॉनिटर करनी है, लिपिड लेवल, ग्लूकोज लेवल और थर्ड हमारी वेट मॉनिटरिंग करना है। ओके, तीनों लेवल। ओके, नेक्स्ट ड्रग्स इन यूज एज एंटी-पार्किंसनिज्म, antipsychotic, not Parkinsonism. Okay, so drugs for example dopamine antagonist, okay, जो कि डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक कर रहे हैं। Okay, that include chlorpromazine, okay, which is a powerful antiemetic also. Haloperidol and typical antipsychotic bipolar disorder में यूज करते हैं, लोक्सापाइन यूज करते हैं। ओके, इसकी एक्शन क्या होगी डोपामिन एंटागोनिस्ट की? दे रिड्यूस द इर्रेशनल बिहेवियर, agitation, aggressiveness and control the psychotic symptoms. They distort thought and behavioral normalize anxiety करते हैं, hyperactivity, delusion and hallucination को suppress करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। जो कि सेकंड जनरेशन वाले हैं। ओके, तो दैट
Atypical antipsychotics are the minor D2 receptor blocker and they have the major HT antagonist action. The atypical antipsychotic includes clozapine, risperidone, olanzapine and ziprasidone. Okay, so these are atypical antipsychotic. क्या करते हैं? माइनर D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है बट मेजर 5HT एंटागोनिस्ट है. ओके, क्लियर? तो देखिए, जब आप सीख रहे हो तो मैं भी कुछ चीजें नहीं सीख रहा हूं. जैसे अब मुझे याद हमेशा रहेगा कि जब भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के नाम याद आएंगे, ओके, या फिर एंटीसाइकोटिक वर्ड आएगा तो मैं हमेशा अभी याद रखूंगा कि 3 चीजों में प्रॉब्लम है. एक तो हमारा डोपामीन और 5HT की जो लेवल है वो कम हो गई है और एसिटाइल कोलिन की लेवल बढ़ गई है. ओके, अब इससे मुझे याद रहेगा कि अगर ये दोनों डी रेंज हो रहा है तो उसको मुझे रेंज में लाना है. तो मैं क्या करूंगा, डोपामीन और 5HT रिसेप्टर वाले पेशेंट की जो लेवल हमारी कम हो गई थी उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे. तो हम एगोनिस्ट ड्रग देंगे और एसिटाइल कोलिन के एंटागोनिस्ट ड्रग देंगे. बराबर है? ओके, तो इसी से हमें याद रहेगा. ओके, नाउ अब यहां पे मैंने एक छोटा सा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को समझने के लिए कैसे एक्ट होती है. ओके, मान लीजिए ये आपके MAOI है. ओके, MAOI दैट इज मोनोअमाइनेज मोनोअमाइन ट्रांसपोर्ट या फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वाले ड्रग्स होते हैं. ओके, तो ये हम बाद में सीख लेंगे. ओके, सो uses for the antipsychotic drugs in case of schizophrenia, organic brain syndrome, mania, anxiety and anti-emetic के condition में. Okay, adverse effect of antipsychotic that is Parkinsonism, drowsiness, lethargy, mental confusion करेंगे, increase appetite, weight gain होगा पेशेंट का, develop seizures, okay, postural hypotension होगा, dry mouth होगा, blurring of vision होगा, galactorrhea होगा, गाइनेकोमास्टिया होगा एंड मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम होगा. ओके, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. समझना होगा, ये एडवर्स इफेक्ट याद करना बहुत बहुत कठिन है, बट अगर समझ लेंगे कि हमारी जो हमने एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रहे थे उसकी क्या क्या एक्शन हो रही थी. एक तो हमारा जो डोपामीन और 5HT है उसकी लेवल बढ़ा रहा था. जब डोपामीन और 5HT की लेवल बढ़ेगी तो पेशेंट में ऑब्वियसली पार्किंसन होगा, ड्राउजीनेस होगा, लिथार्जी होगी, कंफ्यूजन होगा. ओके, और दूसरी एक्शन क्या हो रही थी, एंटीकोलिनर्जिक. ओके, जो एसिटाइल कोलिन की लेवल क्या कर रहा था, कम कर रहा था. एसिटाइल कोलिन का काम क्या है, तो हमारी बॉडी के सिक्रीशंस बढ़ाना. अगर उसके बॉडी के सिक्रीशंस कम हो जाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, ड्राइनेस होगा, माउथ को ड्राइनेस होगा, ब्लर विजन होगा बिकॉज कॉर्निया भी ड्राई हो जाएगी. ओके, गैलेक्टोरिया हो जाएगा, गाइनेकोमेस्टिया होगा. ओके, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होगी मेल के अंदर एंड मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम होगा. ओके, अब व्हाई दिस मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम. ओके, जब भी कोई पेशेंट ये D2 रिसेप्टर वाले या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेता है, ओके, तो पेशेंट अगर अचानक से इस D2 रिसेप्टर ब्लॉकर के ड्रग्स को बंद कर देगा, अच्छा अचानक से अगर बंद कर देगा तो क्या होगा, पेशेंट का सडन जो D2 डोपामीन की लेवल है वो बढ़ जाएगी. ओके, सडन डोपामीन की लेवल बढ़ जाएगी. ओके, एंड देन द कंडीशन विल बी ऑकर एज मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम. ओके, जिसमें आपको 4 साइन इंपॉर्टेंट है. 4 साइन इंपॉर्टेंट है. वन इज योर मसल रिजिडिटी, दूसरा है आपका इंपेयर्ड हार्ट रेगुलेशन. ओके, आपका पेशेंट में टैकीकार्डिया होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और पेशेंट के अंदर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, थर्ड है आपका अल्टर्ड मेंटल स्टेटस. ओके, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो जाएगा एंड पोस्चुरल एबनॉर्मलिटी. ओके, फोर्थ आपका पोस्चुरल एबनॉर्मलिटी होगा. ओके, फोर्थ होगा पोस्चुरल एबनॉर्मलिटी. ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं,
इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में 4 सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इज योर मसल रिजिडिटी, इंपेयर्ड हार्ट रेगुलेशन, 3rd इज योर मेंटल स्टेटस एबनॉर्मलिटी होगी, एंड 4th वन पोस्चरल एबनॉर्मलिटी होगी। क्लियर है सभी को? जब पेशेंट अचानक से ये D2 रिसेप्टर या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को अचानक से बंद कर देता है तो कंडीशन बनती है मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, विच इज एन मेडिकल इमरजेंसी। ओके, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, दैट इज कोलिस्टेसिस होगा, कोलिस्टेसिस होगा, ओके, जॉन्डिस होगा, स्किन रैशेस, यूर्टिकेरिया, ग्रैनुलोसाइटोसिस और माइड्रियासिस होगा। ओके, नेक्स्ट है MAOI इनहिबिटर। MAOI इनहिबिटर जो मैंने अभी बता रहा था कि मोनोअमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ओके, दैट इंक्लूड सेलेग्लिनिन एंड मोक्लोबेमाइड। ओके, so they prevent the neuronal degradation of noradrenaline and serotonin by inhibiting MAOIs. Thus noradrenaline and serotonin level or the activity will be increased in the brain, okay, which can cause depression, which reduce the depression. Okay, uses major depression, OCD, neuropathic pain, enuresis, bedwetting, anxiety disorder, panic anxiety disorder and social phobia. क्या करते हैं? मोनोअमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये एज ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हम यूज करते हैं। ये हमारी नॉर एड्रेनालिन और सीरोटोनिन की लेवल को, ओके, नॉर एड्रेनालिन एंड सीरोटोनिन की लेवल को बढ़ा देते हैं। ओके, अगर सीरोटोनिन कम हो जाता है, अगर सीरोटोनिन कम हो जाता है तो हमारा जो पेशेंट को कंडीशन बनती है सर डिप्रेशन। अगर सीरोटोनिन बढ़ जाता है, अगर सीरोटोनिन बढ़ जाता है देन द कंडीशन विल बी ऑकर एज अ मेनिया। ओके, सो सीरोटोनिन कम डिप्रेशन, सीरोटोनिन ज्यादा मेनिया। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, यूजेस ऑफ MAOIs। ओके, सो मेजर डिप्रेशन, OCD जो बताया है मैंने आपको। ओके, नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट ये क्या करते हैं? बाय इनहिबिटिंग द सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन को इनहिबिट करते हैं। ओके, अगर ये सीरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन वाले रिसेप्टर यहां तक नहीं पहुंचेंगे, ओके, यहां तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो इनकी लेवल प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ड्राई माउथ होगा, बैड टेस्ट मिलेगी पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन होगा, इंक्रीज एपेटाइट होगा, वेट गेन होगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमिया होगा, रैशेस और जॉन्डिस पेशेंट में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, हेडिंग लगा लेना, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। So drugs that use for the treatment of anxiety. What is anxiety and what is we can say depression? Anxiety और depression में क्या फर्क है? Anxiety is a emotional state associated with the uneasiness. आपको डर लगता है, discomfort लगता है and concerned about the future threat, जो अभी हुआ नहीं है। Various डिप्रेशन में आपके सारे फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं और जो कि थ्रेट हो चुका है। सो एंटी डिप्रेशन, द ड्रग दैट यूज द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सैड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर एंड लो एनर्जी एंड द गिल्ट इज प्रेजेंट इन द डिप्रेशन। वेरियस क्या है? एंजाइटी एक आपका हम कह सकते हैं लो लेवल का डिप्रेशन है। Causes of depression. So there is a decrease 5-HT and noradrenaline level or activity in the brain. अब हमें ट्रीटमेंट क्या करनी होगी? हमें 5-HT की लेवल और नॉरएड्रेनालिन की लेवल को बढ़ाना है। ओके, सो ड्रग्स कौन से यूज करते हैं? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ओके, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूड्स इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन। ये हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्सीपाइन विच इंक्रीज द 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन लेवल।
Next, SSRI, that is selective serotonin reuptake inhibitor, that causes stress. Okay, जो stress को cause करते हैं, that it stimulus that can be a physical, social or a biological. There are two types. One is acute stress and chronic stress. So treatment will be mild CNS depressant देंगे, जिसमें हम बेंजोडाइजिपिन बेसिकली यूज करते हैं, लाइक अल्प्राजोलाम, क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम एंड क्लोरडाइजिपोक्साइड यूज करते हैं। एंटी अस्थमेटिक और एंटी हिस्टामिनिक, ओके, एंड हाइड्रोक्सिन देते हैं। बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलॉल देते हैं। ओके, एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो ये जो SSRI है, इनके एडवर्स इफेक्ट है सिडेशन, साइकोमोटर स्लोइंग, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, लाइट हेडनेस, वर्टिगो एंड इंक्रीज एपेटाइट। ओके, तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो पेशेंट SSRI ड्रग यूज कर रहा है, तो ऐसी पेशेंट में हमें क्या करना है? एडवर्स इफेक्ट देख लीजिए, एडवर्स इफेक्ट देख लीजिए। ऐसे पेशेंट में भी हमें हाई रिस्क एक्टिविटी जो है, जो हाई रिस्क एक्टिविटी है उनको परफॉर्म नहीं करने देना है, क्योंकि सर सिडेशन होता है, साइकोमोटर स्लोइंग होती है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होता है पेशेंट में। क्लियर? नेक्स्ट ड्रग्स है हमारे एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक। हेडिंग लगा लेना। एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। So what is epilepsy? Epilepsy is a group of central nervous system disorder characterized by cerebral dysrhythmia. Cerebral dysrhythmia, जैसे हमारी हार्ट की रिदम को अरिदमिया होता है, ओके, that same the thing is happen to the brain also. ब्रेन के अंदर की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके अंदर भी डिसरिदम होने की वजह से एपिलेप्सीज बनती है, which is manifesting as a episode of loss of disturbance of the consciousness with or without the characteristics of body movement. अगर body movement हो रही है then we will call it as a convulsion. Okay, epilepsy, convulsion और आपका एक थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है सीजर। Okay, so seizure is nothing but a brief episode of epilepsies. Okay, तीन टर्मिनोलॉजी। एपिलेप्सी क्या है? एक तो आपकी ब्रेन के अंदर डिसरिदमिया हो रहा है, ओके, बट विदाउट फिजिकल सिम्टम, ओके, या फिर बॉडी मूवमेंट। वेरियाज कन्वर्जन क्या है? फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ओके, बॉडी मूवमेंट हो रही है। सीजर क्या है? तो सीजर इज अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ ऑल एपिलेप्सीज, ओके, जिसमें आपका कन्वर्जन भी होगा, एपिलेप्सी भी होगी, ओके, दैट इज कॉल्ड एज सीजर। टाइप्स ऑफ सीजर, दैट इज जनरलाइज सीजर, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, जिसको हम ग्रैंड सीजर कहते हैं, अब्सेंट सीजर, माइनर सीजर, ओके, नेक्स्ट इज अटोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, इन्फेंटाइल सीजर और इन्फेंटाइल स्पाज्म कहते हैं, ओके, सो दीज आर जनरलाइज सीजर। ओके, वेरियस पार्शियल सीजर क्या है? सो पार्शियल सीजर पार्शियल बॉडी मूवमेंट होती है, ओके, सो इन दैट देयर इज अ सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर एंड अ सेकेंडरी जनरलाइज सीजर। Causes of seizure, which is an uncontrolled ectopic discharge of iron, is called as seizure. ट्रीटमेंट, हमें सप्रेशन करना है इस एक्टोपिक आयरन का डिस्चार्ज, ओके, तो यहां पे आपको तीन इंपॉर्टेंट एक्शन करनी है, तीन इंपॉर्टेंट एक्शन करनी है, ओके, कौन सी तीन इंपॉर्टेंट एक्शन करनी है? ओके, तो पहली एक्शन करनी है हमें करना है सर प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, ओके, जो सोडियम चैनल है उसका जो इनएक्टिवेशन है उसको प्रोलॉन्ग करना है, ओके, तो इसमें हमारे ड्रग आते हैं पिनाइटोइन, कार्बामाजिपाइन, वैल्प्रोएट, लैमोट्रिजिन, ट्रोपिमाजेट एंड जिनाजामाइड, ओके, तो ये हमारे क्या करते हैं? प्रोलॉन्ग कर देते हैं हमारी सोडियम चैनल इनफ्लक्स की एक्शन, ओके, दूसरी एक्शन करनी है हमें एपिलेप्सी के अंदर, हमें फैसिलिटेशन करना है गाबा मेडिएटेड क्लोरीन चैनल ओपनिंग को, ओके, ये क्लोरीन चैनल को खोलना है, ओके, तो सोडियम को हमें
इनफ्लक्स करना है, क्लोरीन को इनफ्लक्स करना है, अगर क्लोरीन की चैनल को ओपन करना है ताकि जहां से गाबा रिसेप्टर अंदर चले जाए, यहां पे जैसे बताया है आपको। ओके, नेक्स्ट हमें इनहिबिट करना है, थर्ड एक्शन करनी है इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम करंट। ओके, जो कैल्शियम करंट क्या करता है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को और बढ़ाता है। ओके, तो इस कैल्शियम की एंट्री को हमें ब्लॉक करना है। ओके, ये तीन एक्शन, सोडियम एंट्री, क्लोराइड एंट्री बढ़ानी है, कैल्शियम की एंट्री कम करनी है। ओके, ये तीन एक्शन जब हम करते हैं तो सीजर की ट्रीटमेंट होती है। नाउ यूजेस, सो यूजेस ऑफ द एंटी सीजर ड्रग इन जनरलाइज टोनिक क्लोनिक एंड सिंपल पार्शियल सीजर में हम कार्बामाजिपाइन, वाल्प्रोइक, सोडियम वाल्प्रोइक एसिड एंड फिनाइटोइन यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में हम कार्बामाजिपाइन, वाल्प्रोइक एंड फिनाइटोइन सेम है। अब्सेंस सीजर में सेम आपका, फेब्राइल सीजर में डाइजिपाम यूज करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग ड्रग है। ओके, फेब्राइल सीजर या इन्फेंटाइल सीजर में या स्टेटस इपिलेप्टिकस में हम डाइजिपाम यूज करते हैं। क्लियर? ओके, क्लियर है। तो हमने सीजर में तीन कंडीशन देखी है। ओके, बस आपको समझना है। ओके, जब आप समझ जाओगे तो जैसे नर्सिंग एक्शन पूछी जाएगी कि एक पेशेंट ये XYZ प्रकार का ड्रग ले रहा है, तो आपकी एज ए नर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सर, नर्स को अगर हमें पता चल जाए कि ये ड्रग की एक्शन क्या है, एडवर्स इफेक्ट अपने आप समझ में आ जाएंगे, और उस एडवर्स इफेक्ट से हमें याद करना है कि हम क्या कह सकते हैं पेशेंट को। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, जनरल एनेस्थेटिक्स। So the drug which act on the whole body, okay, so general anesthesia आपकी सारी बॉडी की मसल को पैरालाइज कर देता है, इंक्लूडिंग कॉन्शियसनेस को भी रिड्यूस कर देता है। So drugs are used by the inhalation like gases, गैसेस फॉर्म में हम नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाफिंग गैस किसको कहते हैं? ओके, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं, हम इसको O2 के साथ हमेशा देते हैं। ओके, वोलाटाइल लिक्विड आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है आपका हेलोथेन, ईथर एंड आइसोफ्लूरेन। ओके, नाउ यहां पे एक लास्ट ईयर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था आइसोफ्लूरेन के बारे में। ओके, तो आइसोफ्लूरेन और सिवोफ्लूरेन, ओके, इनका कलर पूछा था। ओके, इनका कलर पूछा था। तो आई थिंक ये जो आइसोफ्लूरेन है इसका कलर आपका पर्पल होता है, और ये जो सिवोफ्लूरेन है इसका कलर येलो होता है। ओके, इसका कलर येलो होता है। ओके, एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, कंफर्म जरूर कर लेना, बट आई थिंक ये करेक्ट होना चाहिए। आइसोफ्लूरेन और सिवोफ्लूरेन का कलर पूछा था। ओके, नेक्स्ट इज एन इंट्राविनस जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। ओके, सो इंट्राविनस में इंड्यूसिबल जो हमें इंडक्शन में काम आते हैं, जो कि ऑनसेट उसकी फास्ट होती है बट ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, जैसे थायोपेंटोल सोडियम, ओके, या फिर प्रोपोफॉल। नेक्स्ट स्लोअर एक्शन वाले बट आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ओके, तो जैसे डाइजिपाम, कीटामाइन, ये हमारी स्लो एक्शन लॉन्ग ड्यूरेशन है। फेंटानिल भी आपका लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेशिया। जनरल एनेस्थेशिया में क्या होता है कि पेशेंट की सारी बॉडी की मसल क्या है, रिलैक्स कर देते हैं। ओके, तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सलाइवेशन होगा, लैरिंगोस्पाज्म होगा, नॉजिया, वोमिटिंग होगा। ओके, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जैसे हम देते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट और एट्रोपिन देते हैं, ताकि ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट करेगा और सारी बॉडी की सिक्रीशंस को कम करेगा और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल डाइजिपाम, एट्रोपिन, मेटोक्लोप्रामाइड या रैनिटिडीन देंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, लोकल एनेस्थेटिक्स जो कि लोकल एरिया में, जनरल एनेस्थेटिक्स क्या थे, तो जो ऐसे ड्रग्स कि हमारे सारे बॉडी की मसल को पैरालाइज कर देंगे। ओके, दैट इज ए जनरल एनेस्थेशिया। ओके, लोकल एनेस्थेशिया that acts on a local area, okay, or a consciousness is not altered in the local anesthesia. पेशेंट अवेक रहेगा, पेशेंट को सब कुछ पता चलेगा क्या हो रहा है, बट पेन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट
इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक्स दैट इज लिग्नोकेन, ब्यूपिवैकेन या डाइबुकेन देते हैं। ओके, सरफेस लोकल एनेस्थेटिक्स दैट इज ऑक्सट्रिकेन एंड लिग्नोकेन। एक लिग्नोकेन का स्प्रे भी आता है, तो वो स्प्रे हम एज अ सरफेस एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स? तो माइनर सर्जरी में, स्पाइनल एनेस्थेशिया में। स्पाइनल एनेस्थेशिया में जैसे हमारी लोअर बॉडी को पैरालाइज करने के लिए। ओके, लोअर बॉडी को पैरालिसिस करने के लिए। एंटी अरिथमिक एंड कंडक्शन ब्लॉक। ओके, कंडक्शन ब्लॉक। ओके, इन केस ऑफ साइनस अरिथमिया। ओके, अरिथमिया की कंडीशन में हम लिग्नोकेन देते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेशिया। ओके, सो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, हाइपोटेंशन, हेडेक, नॉजिया एंड वोमिटिंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेशिया। ओके, सो पैरालिसिस इज मोस्ट कॉमन नहीं है, बट पैरालिसिस इज लेथल साइड इफेक्ट। Analgesics, the drugs which reduce the pain, okay, or relieve the pain. So there are two types of analgesics. One is narcotic analgesics, जो कि central nervous system पर act करते हैं, and another one is a non-narcotic analgesics, okay, जो कि हमारी पेरीफेरी पर act करते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे नार्कोटिक और ओपियोइड और मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक। So the drug that obtained from the opium or it's a semi-synthetic and a synthetic derivatives. So they act on the CNS and produce the dependence. Very important, they produce the dependence. High degree analgesia. Okay, अगर ज्यादा severe pain है तभी हमें इसको देना है। Okay, they can also relieve the visceral pain. Visceral मतलब आपके जो internal organ का जो पेन है, जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस वाला पेन, तो उसको रिलीव करेंगे। they induce the respiratory depression. रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस होने का चांसेस है, पेशेंट को डेथ होने की भी चांसेस है इन केस ऑफ हायर डोसेस। ड्रग्स कौन से है? ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दैट इंक्लूड मॉर्फिन, कोडीन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन दैट इज हीरोइन। ओके, नेक्स्ट डेक्स्ट्रोप्रोपाइक्सेंथिन, ट्रेमाडोल, फेंटानिल, अल्फेंटानिल, सनफेंटानिन, पेथिडीन and pentazocine. These are centrally acting analgesics. Uses of centrally acting analgesics include analgesia, anesthetic, anti-tissue मतलब कफ सप्रेशन के लिए, and left ventricular failure की कंडीशन में। Next, contraindication in the asthma, head injury. Okay, because they increase the ICP and induce vomiting. They also can cause hypotension and hyperthyroidism. Okay, next is a non-narcotic analgesics, या फिर हम इसको NSAIDs कहते हैं, या फिर नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक कहते हैं, या फिर एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक्स कहते हैं। ओके, ये तो बहुत कॉमन ड्रग्स है। they are used for the moderate to weak intensity of pain, बहुत छोटा पेन अगर है तो। they act on the peripheral pain mechanism. they do not produce the dependence and CNS suppression. इसमें हम ड्रग यूज करते हैं एस्पिरिन। ओके, सो प्रेग्नेंट वुमन में एस्पिरिन कैन कॉज लो बर्थ वेट। ओके, आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, डाइक्लोफिनेक सोडियम, निमिसुलाइड, इंडोमिथासिन, मेफिनेमिक एसिड, एसिक्लोफिनेक, इटोरिकॉक्सिब। ओके, इटोरिकॉक्सिब इज अ COX-2 इनहिबिटर है। ठीक है, COX-2 इनहिबिटर जो कि हमारा इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करता है। ओके, जो फॉर एग्जांपल पेशेंट विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें हमें इटोरिकॉक्सिब देना है। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है नॉन नार्कोटिक्स की? तो दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेट इनहिबिटर एंजाइम which is inhibit the prostaglandin synthesis which is a inflammatory mediator. क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन? ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है, मतलब इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। ओके, एक्चुअली ये इन्फ्लेमेशन क्या है? ये हमारी भी एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है। कब होता है इन्फ्लेमेशन? अगर कोई हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो इन्फ्लेमेशन होता है।
बट ये इन्फ्लेमेशन हमारी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि ये बैक्टीरिया को किल करता है। ओके, यूजेस ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स इंक्लूड माइल्ड एनाल्जेसिया, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशन। ओके, एडवर्स इफेक्ट होता है एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग एंड पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट आते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग, सीएनएस स्टिमुलेशन करने वाले। ओके, सो द ड्रग दैट यूज्ड टू स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, okay, or a specific area of the brain and having a resuscitative value, okay, in the coma and fainting condition। ड्रग्स कौन से आते हैं? एम्फिटामाइन, ओके, एज एनोरेक्टिक, ओके, मतलब भूख बढ़ाने वाला, सॉरी भूख कम करने वाला, एंड नार्कोलेप्सी। कैफीन, थियोफाइलिन एज एंटी अस्थमेटिक एंड डायूरेटिक, डोक्साप्राम एंड निकेथामाइड, ओके, एज एनालेप्टिक, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन के लिए। मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं हम, ड्रग दैट यूज टू रिलैक्स द स्केलेटल मसल आर नोन एज मसल रिलैक्सेंट। थ्री कैटेगरीज होती है रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट वाली। वन इज योर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एंड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ड्रग। सो इसमें हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में आते हैं, दे एक्ट ऑन एनएम जंक्शन लाइक एक्ट्राक्यूरियम, सक्सिनाइलकोलिन, पैंकोरियम ब्रोमाइड एंड डी ट्यूबोरकेरामाइन जो है वो हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। ओके, जो कि एनएम जंक्शन पर एक्ट करते हैं। सेंट्रली एक्टिंग जो कि मेडुलरी रीजन पर एक्ट करते हैं, मेडुलरी सेंटर पर एक्ट करते हैं, जैसे क्लोरजोक्साजोन, डाइजिपाम एंड थायोकोल्किकोसाइड जो है वो हमारे सेंट्रली एक्टिंग है। ओके, डायरेक्टली एक्ट ऑन द मसल एंड द मसल प्लेट और एंड प्लेट दैट इंक्लूड डेंट्रोलिन। ओके, सो डेंट्रोलिन इज अ डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। यूजेस कब करते हैं मसल रिलैक्सेंट? तो जनरल एनेस्थेसिया की कंडीशन में एज एन एडजुवेंट। ओके, तो इन केस मान लीजिए अब हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई सर्जरी कर रहे हैं, ओके, या फिर मान लीजिए हम पेशेंट का जो ट्रकियोइसोफेजियल रिफ्लेक्स फिस्टुला जो है उसको रिपेयर कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स है या फिर डायफ्राम है उसको रिलैक्स कर दीजिए। ओके, तो डायफ्राम रिलैक्स करने के लिए हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग देना होता है। ओके, जो कि एडजुवेंट होता है जनरल एनेस्थेसिया का। एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन के दौरान भी हमें सारी रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज चाहिए। लैरिंगोस्कोपी के दौरान, ब्रोंकोस्कोपी के दौरान, टिटेनस की कंडीशन में जिसमें स्टीप मसल होती है, स्टेटस इपिलेप्टिकस की कंडीशन में भी हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग यूज करने हैं। सेंट्रली एक्टिंग कब यूज करेंगे? जब हमें एक्यूट मसल स्पाज्म की कंडीशन है, बैकएक है या मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल पेशेंट का कोई हिप डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके, या जो भी जॉइंट डिस्प्लेसमेंट होता है तब हमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देने होते हैं फॉर द मैनिपुलेशन। नेक्स्ट, एंटीमैनिक एंड मूड स्टेबिलाईजर ड्रग, एंटीमैनिक एंड मूड स्टेबिलाईजर, ओके, जो कि मेनिया को कम करते हैं, मूड को स्टेबिलाईज करते हैं। वेरी फेमस ड्रग दैट इज लिथियम कार्बोनेट। ओके, 300 mg की टैबलेट देते हैं। एडवर्स इफेक्ट है लिथियम कार्बोनेट का, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, थर्स्ट, पॉलीयूरिया, एंड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म यूज इट कैन कॉज द डायबिटिक इंसिपिडस, ओके, विच मीन्स द ADH हार्मोन। ओके, ये ADH हार्मोन जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो बॉडी में कम हो जाता है। ADH को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ओके, ADH को वैसोप्रेसिन भी कम कहते हैं, विच इज लो हो जाता है। ओके, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है। ओके, मतलब यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मली हम 1.5 लीटर तक एक दिन में यूरिनेट कर देते हैं। ओके, बट ऐसी कंडीशन में कभी कभी क्या हो जाता है, 20 गुना, मतलब 20 लीटर तक पेशेंट यूरिन को पास कर सकता है। ओके, विच इज वेरी सीवियर। ओके, और जो पेशेंट की यूरिन है विच इज वे नॉन शुगरस यूरिन, ओके, नो शुगर इज एडेड इन द पेशेंट्स यूरिन। ओके, ऐसा नहीं है, डायबिटिक मलाइटस में भी हाइपर या पॉलीयूरिया होता है, बट डायबिटिक इंसिपिडस में
हमारी यूरिन में कोई भी शुगर नहीं होती है। ओके, ये एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा है। ओके, लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, हाइयर टॉक्सिसिटी है लिथियम की। So we have to monitor the serum level of lithium. Serum level is maintained between the 0.5 to 1.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये आपकी डिप्रेशन के लिए और बाइपोलर के डिसऑर्डर के लिए और मेनिया की कंडीशन में 0.8 टू 1.1 मिली इक्विवेलेंट पर लेवल पर लीटर हमें लेवल मेंटेन करनी है सीरम लिथियम की। अगर इससे ज्यादा होती है, 1.5 से ऊपर जाती है तो टॉक्सिसिटी होती है, 2.0 से ऊपर जाती है लेवल, देन देयर कैन बी अ ट्रिमर, मोटर इनकोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, स्लर्ड स्पीच, वॉमिटिंग, डायरिया, अरिथमिया और कोमा भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए सीरम लिथियम की लेवल मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट कब कौन सी ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक एंड सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। इंटरेक्शन ऑफ द लिथियम बाइकार्बोनेट, तो लिथियम बाइकार्बोनेट आपका हाई एंड मीडियम इफिकेसी होती है डायूरेटिक्स के साथ, तो कभी भी लिथियम कार्बोनेट कभी भी डायूरेटिक्स के साथ नहीं देना है, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। लिथियम टॉक्सिसिटी में टेट्रासाइक्लिन एसी इनहिबिटर NSAIDs, ओके, दैट कैन कॉज द लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम इंक्रीजेस द सल्फोनाइलूरिया एंड इंसुलिन एक्शन, ओके, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए लिथियम वाले पेशेंट में क्या क्या साइन देखेंगे, तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना है। क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक? ओके, तो आज की क्लास में हमने देखा है कि ड्रग्स जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होते हैं और ड्रग्स जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूज होते हैं। ओके, तो अगली क्लास में हम बाकी सिस्टम के ड्रग्स देखेंगे। ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.